Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो गेट क्रैश कोर्स की इस वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इस वाली वीडियो में हम जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बिन, बेंजीन एंड फ्री रेडिकल, इनके बारे में पढ़ेंगे, गेट और जैम दोनों को कंसिडर करके। अब अगर आप जैम की बात करोगे या फिर गेट की भी बात करोगे, दोनों में कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन इनके ऊपर ज़्यादा पूछता है, चाहे वो स्टेबिलिटी फैक्टर्स मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे या फिर उनको इन्वॉल्व करने वाले रिएक्शंस पूछे। कार्बिन, बेंजीन, फ्री रेडिकल इनके बारे में डायरेक्टली थोड़ा कम पूछता है, लेकिन अगर आप गेट की बात करोगे तो गेट में बेंजीन तक सारे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करके पूछ लेता है फिर, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो इस वाले वीडियो हम इन वाले इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, साथ इनकी स्टेबिलिटी जो ऑर्डर्स है उसमें कौन कौन से फैक्टर मैटर कर रहे हैं वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनको इन्वॉल्व करने वाली रिएक्शंस भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब सारी रिएक्शंस तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो रिएक्शन जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ पार्ट छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप नेट का क्रैश कोर्स में जो अमित सर ने जो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा है तो वो वाली वीडियो देख सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे अमित सर ने क्वेश्चन भी करवा के रखे हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन। अब आपने देखा है, पढ़ा है आपने कार्बोकेटाइन की। पहले कुछ जनरल चीज़ें रिवाइज करते हैं, जस्ट आपको पता ही है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो मेन कंटेंट है। तो आपने देखा है कि कार्बोकेटाइन जो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो जनरल चीज़ें क्या है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। ऊपर से इसमें 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। अब आपको लाइक सर ने एएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया है कि अगर स्पेसीज जो है एएसआर एक्टिव होनी चाहिए तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कि ये एएसआर इनएक्टिव होती है। कार्बोकेटाइन एएसआर इनएक्टिव होती है, और एएसआर इनएक्टिव है, यानी कि ये डायमैग्नेटिक स्पेसीज है, डायमैग्नेटिक स्पेसीज होती है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऊपर से अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। सिस्टम जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 1, मतलब इसकी जो शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, तो वहाँ पे जो एंगल रहेगा 120 डिग्री रहेगा। ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप आगे जाके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे ना, तो जहाँ पे भी इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला बॉन्ड एंगल जहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऊपर से आपको और एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। तो आगे जाके जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे, चाहे वो मेसोमेरिक से मिले हो, चाहे इंडक्टिव से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, इलेक्ट्रॉन जो भी सब्स्टिट्यूएंट दे रहा है कार्बोकेटाइन को, वो क्या होगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बोकेटाइन से उसको वो डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है। ये होगी जनरल चीज़। अगर आप कार्बोकेटाइन के टाइप देखोगे तो एक तो होता है हमारा क्लासिकल, कौन सा, जो हमने अभी ये ऊपर देखा, जो जनरली हम हर एक रिएक्शन में देखते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन क्लासिकल, ठीक है। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम एनजीपी वाला पार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन देखोगे तो हमने यहाँ पे देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, और 120 डिग्री वहाँ पे एंगल होता है, यानी कि इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और जनरल एग्जांपल हमने ये वाला देखा, कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बात करोगे ना, तो पहले तो आपने देखा होगा इसका जनरल एग्जांपल हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन दिखा सकते हैं। ये क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है, और यहाँ पे जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये वाली चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और यहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। अब आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज जो है 3 कार्बन के बीच में वहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है। ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है, वहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे ना, तो जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो जनरली क्लासिकल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये वाली चीज़ हम एनजीपी में देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही माइंड में रखना है, ठीक है।
तो आपने एक चीज़ क्या देखी, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, अब जनरली डायरेक्टली आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये जैम में पूछते थे। अभी थोड़े से जैम में और गेट में दोनों में भी क्वेश्चंस एडवांस हो रहे हैं। आपको वही चीज़ पूछेगा लेकिन सॉल्वोलिसिस या फिर हाइड्राइड आयन एफिनिटी के टर्म में पूछेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चले, उसके बाद इन चीज़ों में हम घुस जाएंगे। तो देखो, मैंने आपको बोला जहाँ से भी कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चाहे वो मेसोमेरिक इफेक्ट से मिले, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट से मिले, तो वहाँ चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से मिले, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंट दे रहा है कार्बोकैटायन को उसको स्टेबलाइज करता है, जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है वो डिस्टेबलाइज करता है। जब भी आप कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे ना, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, जो भी एरोमेटिक स्पेसीज होंगे, जो भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद आप जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालोगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये वाला ऑर्डर आपको हमेशा माइंड में रख के चलना है, ठीक है। पहले इन तीनों एक क्वेश्चंस में ना, इन तीनों क्वेश्चंस में, इन तीनों स्पेसीज में यहाँ पे हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर निकालते हैं, बाद में देखते हैं सॉल्वोलिसिस और हाइड्राइड आयन एफिनिटी। अगर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ये वाली स्पेसीज हमने देखी है एरोमेटिसिटी में, ये क्या है, एरोमेटिक स्पेसीज है ना, साइक्लोप्रोपिल कैटायन है, तो ये एरोमेटिक स्पेसीज यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। इन दोनों में अगर आप देखोगे ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, लेकिन इसमें जो फैक्टर है ना, ये वाला कॉन्जुगेशन वाला, यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन से तो स्टेबलाइज कर रहा है ना, प्लस एम इफेक्ट से। ये वाला तो फैक्टर इसमें इससे ज़्यादा है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। अभी के लिए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला आ गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल सिस्टम जो है वो मतलब इनका नंबर कम ज़्यादा है, तो वो क्या कर रही है, हमने देखा कि जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, यानी कि इसमें इस तरह से वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इसके अगर नेक्स्ट पोजीशन पे इस तरह से ये लगी है हमारी साइक्लोप्रोपिल सिस्टम, तो आपको पता है इस वाले 3 मेंबर रिंग में होता है स्ट्रेन, ये जो ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है कुछ इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेन होता है तो ये अपना स्ट्रेन रिलीज करने के लिए इस तरह से पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल में, यानी कि कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था उसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर साइड में साइक्लोप्रोपिल सिस्टम आ जाए तो वहाँ पे वो कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपिल रिंग्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, तो इसकी वजह से ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से रहेगा। क्यों रहेगा, आपने देखा यहाँ से ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसमें करता है, इसमें रिंग स्ट्रेन होता है इसकी वजह से। लेकिन इसमें भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक ये वाला जो कन्फर्मेशन है ना, ये क्या है, इस वाले पी ऑर्बिटल को ये वाली साइक्लोप्रोपिल रिंग क्या है, पैरेलल है, तो ये है पैरेलल कन्फर्मेशन जो ज़्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को। दूसरा एक होता है कौन सा, परपेंडिकुलर। अगर ये वाली पी ऑर्बिटल कार्बोकैटायन की इस तरह से है तो यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपिल रिंग रहेगी ना, अगर इस तरह से है, आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर सकता, लेकिन पैरेलल कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। वो भी चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपिल रिंग्स इंक्रीज हो गए तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देख सकते हैं मैंने आपको बोला कि 120 डिग्री एंगल चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए सिस्टम, वहाँ पे वो वाला कार्बोकैटायन वाला कार्बन प्लेनर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि साइक्लिक सिस्टम से, तो यहाँ पे तो वो कार्बन प्लेनर नहीं होगा, फिर हम इनको स्टेबल नहीं बोल सकते। तो ये जो कार्बोकैटायन यहाँ से बनेंगे ब्रोमीन के जाने के बाद, ठीक है, बेसिकली ब्रोमीन यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा। ब्रोमीन के जाने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे, मैं ब्रोमीन को अभी के लिए हटा नहीं रहा हूँ, मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्वोलिसिस वाला पार्ट भी आपको इसी में बताना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कार्बोकैटायन आ जाए ब्रोमीन के जाने के बाद तो वो स्टेबल तो नहीं है, फिर भी अगर इनमें हमें देखना है तो आपको किस तरह से देखना पड़ेगा, इसमें आप देख सकते हो ये जो रिंग है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है इसमें, तो वो रिंग फ्लेक्सिबल है, यानी कि थोड़ा सा तो प्लेनर शेप अटेन कर सकती है ना, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम थोड़े से कम है और इसमें बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है, तो इसमें तो वो वाली प्लेनर
सिस्टम अटेन होनी नहीं है। तो इसकी वजह से रिंग फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो कार्बोकैटायन का है इस तरह से रहेगा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको समझने के बाद आपको देखना है सॉल्वोलिसिस और हाइड्राइड आयन एफिनिटी। पहले देखते हैं हाइड्राइड आयन एफिनिटी। अब हाइड्राइड आयन क्या है? H-, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, उसको H- मिलना है, ठीक है। अब जो भी स्पेसिस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसके पास बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन है, जो पागल हो रहा है, वो पहले H- को लेना चाहेगा ना, ठीक है, जो पहले H- को लेना चाहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो H- को लेने की जो एफिनिटी रहेगी, जो H- के लिए ज़्यादा एफिनिटी रहेगी, वो इसकी रहेगी। यानी कि हाइड्राइड आयन एफिनिटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो वो किस तरह से आएगा? वो इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी कि जितना अनस्टेबल कार्बोकैटायन है उतनी हाइड्राइड आयन एफिनिटी ज़्यादा है। आप लिख सकते हो, मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड आयन एफिनिटी। इसके बारे में क्या होगा? जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसके अपोजिट होगा हाइड्राइड आयन एफिनिटी, क्योंकि एक सबसे लेस स्टेबल है तो हाइड्राइड आयन को ज़्यादा लेना चाहेगा। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी की ऑर्डर इस तरह से रहेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सॉल्वोलिसिस क्या होता है? जनरली इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप कंसिडर करोगे, अब आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस में हटा रहा हो। यहाँ पे सॉल्वोलिसिस क्या होता है? जनरली किसी भी रिएक्शन में जब लिविंग ग्रुप निकल के जाता है तो न्यूक्लियोफाइल के पहले अगर वहाँ पे सॉल्वेंट अटैक कर रहा है तो उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। अब सॉल्वोलिसिस वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। मैं अगर आपको बोल दूँ यहाँ से ब्रोमीन निकल के जा रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल से पहले आपका सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है वही यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा सॉल्वेंट वहाँ जल्दी से अटैक करेगा। तो हमने इन तीनों में क्या देखा? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप यहाँ पे हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। यानी कि जो सॉल्वोलिसिस का रेट रहेगा वो भी इसी तरह से रहेगा ना, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा या फिर ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे सॉल्वोलिसिस का रेट ज़्यादा होगा। आपको इसी टर्म में यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ना दे के यहाँ पे आपको दे देंगे कोई भी हैलोजन, और इसमें पूछेंगे जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस है। यहाँ पे आपको दे दिया, कंसिडर करो ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस क्या रहेगा? इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस और हाइड्राइड आयन एफिनिटी के बारे में पूछ लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ 1 to 4, ठीक है। अब मैंने क्या देखा? जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है वहाँ पे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा सॉल्वेंट वहाँ पे अटैक करेगा। तो इसकी वजह से अगर आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर बोलोगे तो वही क्या होगी? सॉल्वोलिसिस की ऑर्डर होगी। इसमें आप देख सकते हो जब ब्रोमीन यहाँ से निकल के चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सिस्टम क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, डी और ए कट गए। इसके बाद अगर आप 4 को देखोगे तो ब्रोमीन यहाँ से निकल के जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि सिस्टम कैसा बन रहा है? यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। यानी कि जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस रहेगा वो 4 में सबसे कम रहेगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे हमने इसमें कार्बन आयन के केस में एसिडिटी में हम देख रहे तो हमने बोला था कि जो ब्रिज हेड पोजीशंस होते हैं वहाँ पे कार्बन आयन स्टेबल नहीं होता। उसी तरह से मैंने आपको पहले क्या बोला था कि इनमें वैसे भी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। वो क्यों बोला था? क्योंकि जो ब्रिज हेड पोजीशन है यहाँ पे, इस पे कार्बोकैटायन या फिर कार्बन आयन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ठीक है। फिर भी रिंग फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमने ये वाला ऑर्डर देखा था। अब यहाँ पे भी वही चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ आएगा? आपके ब्रिज हेड पोजीशन पे, यानी कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेबल स्पेसिस नहीं है। यानी कि 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो 2 का जो है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी प्लस अलिलिक कार्बोकैटायन बनेगा। यानी कि 4 के बाद सबसे कम किसका रहेगा? 1 का। यानी कि हमारा सही ऑर्डर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। 3 का सबसे ज़्यादा क्योंकि एरोमेटिक स्पेसिस है, 4 का सबसे कम क्योंकि एंटी एरोमेटिक स्पेसिस बन रहा है। यहाँ पे 2 का 3 के बाद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अलिलिक प्लस टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और इसमें क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो वही यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ रहा है। यानी कि सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 में, अब ये वाले क्वेश्चन इतने सिंपल है, ये जैम में पूछे गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आप
1, 3 और 4 की बात करोगे तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिजेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन आ रहा है जो कि अनस्टेबल है, यानी कि 2 की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम है, जो कि कहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन सी में। तो यही से आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हो। 1 की बोल रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये टर्शियरी प्लस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगेगा, तो इसकी वजह से 1 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या बोला है, 3 और उसके बाद 4। यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे ये अलिलिक है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है सी की तरह। अब आप इसमें एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ पे तो मेसोमेरिक से स्टेबलाइज हो रहा है, और मैंने बोला था कि जो प्रेफरेंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा, फिर आप यहाँ पे इसको क्यों स्टेबलाइज बोल रहे हो। तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वाला एक एक्सेप्शन होता है, जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, किससे, अलिलिक से। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे अगेन वही है, जहाँ पे भी कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है वहाँ पे आपको रेट ऑफ सॉल्युलिसिस ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, यानी कि 1 में सबसे कम रेट ऑफ सॉल्युलिसिस रहेगा, तो ऑप्शन बी वाला कट गया। अब अगर सबसे ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या बन रहा है, स्पेसिस एरोमेटिक बन रहे हैं, यानी कि 2 में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। यहाँ पे क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि एंटी एरोमेटिक से भी स्टेबल है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। रेट ऑफ सॉल्युलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, अब क्वेश्चंस हो गए। अब रिएक्शंस देखते हैं जिसमें कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से, डायनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और हमारी जो बेकमन रीअरेंजमेंट होती है, बेकमन फ्रेगमेंटेशन होती है। ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि गेट में इनके ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जब भी आप डायनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट पढ़ोगे तो आपको माइंड में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है, देखो, एक तो वहाँ का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहेगा और वहाँ पे रिएक्शन की जो कंडीशन रहेगी। पहले देखो जनरली रिएक्शन क्या है वो रिवाइज करते हैं, रिएक्शन आप पढ़ के आए हो फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एसिडिक कंडीशन है, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला इधर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कि ये इस तरह से अपना यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अपना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथिल है और यहाँ पे फिनिल है। तो क्या हो जाता है, इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने बोला है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप याद रखोगे, H, PH और R। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो मिथिल है और एक PH है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप PH को यहाँ पे माइग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे जस्ट मिनट, आपके पास आएगा यहाँ पे आपका मिथिल यहीं पे है, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, आपका पीएच यहाँ पे चला गया, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से था, और बाद में सिंपली यहाँ से जो एच है निकल के चला जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है मैं इसी में दिखा देता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट है हमारा ये वाला रहेगा। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, जो डाई इनोन है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, HPHR, और ठीक है ये वाली केस होगी। अब इसमें रिएक्शन कंडीशन वाला जो मैंने सॉल्वेंट वाला पार्ट लिखा है वो आता है यहाँ पे। अगर सेम मैकेनिज्म आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन करोगे, ये वाला इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो आप इस वाले मिथिल ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट करोगे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मिथिल माइग्रेट हुआ है। जस्ट ए मिनट, इसको स्टीरियो से नहीं दिखाएंगे क्योंकि बाद में सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज बन जाता है। यहाँ पे आपका आ गया OH, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और आपका यहाँ पे मिथिल आ गया, और ये बाकी का स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है। तो मेरे को बताना क्या है, जब भी एक्वियस सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जैसे कि एक्वियस HCl है वहाँ पे, तो आपको क्या इसके रिस्पेक्ट में मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ये वाला मिथिल ग्रुप जो है वो माइग्रेट होकर यहाँ पे चला जा रहा है। लेकिन इसी जगह पे अगर आपको यहाँ पे नॉन एक्वियस कंडीशन अगर दी जाए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे मिथिल रहेगा और आपकी जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो इस साइड में रहेगी, यहाँ पे ये। तो ये वाला डिफरेंस जो है आपको माइंड में रखना है।
कौन सा, जब भी एक्वियस सॉल्वेंट है तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ का जो ग्रुप है वो माइग्रेट होके इसके मेटा पोजीशन पे जा रहा है, और जब भी नॉन एक्वियस सॉल्वेंट आ जाए तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप पैरा पोजीशन पे जा रहा है। ये वाला डिफरेंस आपको माइंड में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका मैकेनिज्म भी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाता है, देखो जैसे पहले हमने इधर से बॉन्ड शिफ्टिंग की थी ना, जब आप इधर से बॉन्ड शिफ्टिंग करोगे ये वाली, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। इस टाइप से अगर आप करते जाओगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, आपको ध्यान में रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और सॉल्वेंट कंडीशन। इसके बाद जो पिनाइकोल और डायनोल फिनॉल है, इन दोनों के क्वेश्चंस हम दोनों साथ में आगे करेंगे। अब पिनाइकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होती है, तो ये क्या है हमारे पास पिनाइकोल है, इससे बनता है पिनाइकोलोन। अब इसमें आपको मैकेनिज्म करते टाइम कौन सी चीज़ माइंड में रखनी है कि एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, तो पहले आप किसको प्रोटोनेट करोगे, प्रोटोनेट आप उसको करोगे जहाँ पे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूँ और यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो आ रहा है ना वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 फिनिल रिंग्स है, जो वहाँ पे मतलब बेंजिलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, यानी कि वो स्टेबल है। तो जहाँ पे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको पहले प्रोटोनेट करके वहाँ पे बना दो। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और आपको पता है ये वाला कार्बोकेटाइन अगर हम इस वाले कार्बन पे लेके आ जाए तो ये वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है इसको स्टेबलाइज करेगी। तो इसके लिए ज़रूर क्या है, CH3 और H इन दोनों में से किसी को माइग्रेट करके यहाँ पे ले आना पड़ेगा, सही है ना। तो किसको ले आएंगे, अगेन यहाँ पे आपका आएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइंड में रखना है H, PH और R, ठीक है। फिर अगर आप इसमें भी अल्किल के बारे में अगर आप सोचोगे तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो टर्शियरी रहेंगे वो फर्स्ट आएंगे, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी डायनोल फिनॉल में भी ध्यान रखनी है। जब भी आप HPHR वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कंसीडर करोगे तो ये जो अल्किल्स है ना, अल्किल ग्रुप, इसमें आपको टर्शियरी को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। यानी कि यहाँ पे हमने जो मिथिल और फिनिल यूज़ किए, इसकी जगह पे यहाँ पे अगर फिनिल मिथिल होता और यहाँ पे इथिल होता, ठीक है, तो किसको माइग्रेट करते हैं, इथिल को, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखा हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमने H को माइग्रेट किया तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे PH है, कार्बन है, इसके ऊपर H आ गया, यहाँ पे हमारा PH है, इसी वाले कार्बन पे यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया और अपना एक मिथिल है, बाद में यहाँ पे ये बाद में अपना यहाँ पे ये OH। तो होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर देके यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देगा, H+ को यहाँ से हटा देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पिनाकोलोन। इसमें आपको माइंड में क्या रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पहले जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको पहले बनाएंगे, और बाद में जब माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथिल के जगह पे यहाँ पे मिथिल होता और यहाँ पे अगर फिनिल होता तो आप स्पेसिफिकली किसको माइग्रेट करते, पहले फिनिल को, ठीक है, इस वाले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है डायनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट के ऊपर। जैसे मैंने बोला आपको पहले क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एसिड है, पहले प्रोटोनेट किसको करेंगे, जिसको भी प्रोटोनेट करके निकालने के बाद वहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूँ और यहाँ से निकाल दूँ तो हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये वाला जो कि स्टेबल है। देन अनदर वन, ये बन गया यहाँ पे अपना, यहाँ पे OH है। सेम चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे, इस वाले अल्किल ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट कर देंगे, तो क्या बन गया हमारे पास, एक तो इस तरह से, सॉरी ये 6 मेंबर ही बनी एक्चुअली, यहाँ पे ठीक है। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक तो बनेगी, अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे माइग्रेट हो गया यानी कि 7, तो यहाँ पे ये 7 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया और नेक्स्ट कार्बन पे 2 फिनिल रिंग्स है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो डायनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट के ऊपर ये भी क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, जैम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अब जैसे हमने देखा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, उसी टाइप से होती है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, लेकिन इसमें ना ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले जो पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आप ये वाले जो
ये वाली जो रिएक्शन है ना, इनको नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लिया। अब इस टाइप के, मतलब इनको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है सेमी पिनाइकोल के ऊपर आपको पूछते हैं गेट और जैम में। लेकिन उसके पहले आपको ये वाली रिएक्शन किस तरह से होती है वो पता होनी चाहिए। पहले रिएक्शन देखते हैं, जनरली सेम है पिनाइकोल टाइप के। जैसे हमने पिनाइकोल में क्या देखा, देखो यहाँ पे है OH, यहाँ पे हमने देखे 2 फिनिल रिंग्स थे। ठीक है, यहाँ पे 2 फिनिल रिंग्स थे, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने देखा CH3। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे ना, उनके जगह पे यहाँ पे एक कार्बन पे होगा NH2 ग्रुप। ठीक है, और बेसिकली क्या किया जाता है, इसके ऊपर यूज़ किया जाएगा HNO2। अब आपको पता है जो भी यहाँ पे जो NH2 ग्रुप होता है उसको HNO2 क्या करता है, एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे इसको ये N2 गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करा देता है। ये वाली चीज़ तो हमको पता है। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से चला जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो क्या करना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो। अब यहाँ पे फिनिल रिंग्स दोनों सेम ही है, तो इसमें से एक को यहाँ पे अगर माइग्रेट करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे PH है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O बनेगा, नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे एक PH माइग्रेट हुआ है, एक CH3 है, और ये अपना H है। तो इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। बेसिकली डिफरेंस क्या है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बजाय जैसे कि पिनाइकोलोन में था, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होगा, डाइजोटाइजेशन किया जाएगा, उसको N2 गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे फिर फिनिल ग्रुप्स थे इसलिए, लेकिन यहाँ पे अगर R होता, कोई भी मिथिल ग्रुप या फिर इथिल ग्रुप, और यहाँ पे PH होता, तो फिर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इसको PH को माइग्रेट करते। यहाँ पे भी आपको माइंड में रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो रहेगा HPHR, इसको ही आपको लेके चलना है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है इस वाले रिएक्शन में। दूसरा क्या देखो मैंने लिखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स, तो वो कैसे आएगी वो इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, अब हमने एक चीज़ देखी है जीओसी में, वो भी आपको पता होनी चाहिए, किसी भी बॉन्ड के अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसका जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला सबस्ट्रेट और ये वाला सबस्ट्रेट सेम प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, वो डिफरेंट होने के बाद भी सेम प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको मतलब निकालनी आनी चाहिए। अब आप देखो इसका अगर जो स्टेबल कन्फर्मेशन आप बना लोगे, तो जो बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स है, इसको तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रख दिया अबो की साइड। अब आपको OH यहाँ पे इक्वेटोरियल डाउन रखना है, और यहाँ पे NH2 ऊपर की साइड। अब NH2 कंसिडर मत करो, क्योंकि HNO2 डालने के बाद यहाँ पे ये N2 गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ से निकल के जाना है। जीओसी में हमने क्या पढ़ा कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाए तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ना यहाँ पे सिग्मा, इसकी एंटी बॉन्डिंग कहाँ है, यहाँ पे। और हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड ब्रेक करना है तो जो ऑर्बिटल्स है दोनों, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले सिग्मा स्टार को ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड पैरेलल है। ठीक है, जब ये वाला ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये वाला इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये यहाँ से चला जाएगा। तो आप देख सकते हो 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बन गई, यानी कि यहाँ से कुछ इस तरह का बन गया है। आपके यहाँ पे ये अल्डेहाइड बन जाएगा और ये आपका ये ऊपर की तरह रहेगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें आपको माइंड में कौन सी चीज़ रखनी है, एक तो यहाँ पे जो सिग्मा स्टार है जिस भी बॉन्ड को पैरेलल है वही उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अगर आप उसकी बात करोगे ना, उसकी अगर बात करोगे तो उसका स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है, देखो उसका अगेन ड्रॉ करेंगे, बल्कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उस इस तरह से लिख दिया। आपका OH है अब ऊपर की साइड है, पहले इक्वेटोरियल डाउन था, और NH2 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हमारा N2 प्लस जो है इक्वेटोरियल अप पे बन रहा है। अब भी अगर आप देखोगे इसकी जो सिग्मा स्टार है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की, वो कहाँ पे है, इसको यही बॉन्ड क्या है, पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल है। तो इसकी वजह से जब ये ऑक्सीजन इधर लोन पे डाल देगा तो ये वाली वैलेंसी कम करने के लिए यही इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा, यानी कि अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल अप बनेगा अल्डेहाइड और आपका ये यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि ये सेम प्रोडक्ट मिल रहा है दोनों सिचुएशन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को
पैरेलल जो है ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों केस हो गए। अगर आप थोड़ी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करोगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है, देखो यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप तो इक्वेटोरियल अब आ गया, आपके यहाँ पे OH इस तरह से है और आपका अब NH2 यहाँ पे है, यानी कि आपका N2+ बनने वाला है ये फाइनली। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो कार्बन नाइट्रोजन है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार को पैरेलल क्या है, यहाँ का ये CH बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ का ये CH बॉन्ड, जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर देगा तो ये वाला CH बॉन्ड जो है ब्रेक होके मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये यहाँ से चला जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट आएगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O और अपना यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज, यानी कि यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप देख सकते हो एक ही कंपाउंड के ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स है जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ चेंज है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करने के बाद प्रोडक्ट कहीं कहीं पे सेम आ रहे हैं, कहीं कहीं पे डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मेंशन किया है कि एक तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है, दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अब लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इन सबसे अलग प्रोडक्ट आएगा क्योंकि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ही उसी टाइप से है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ग्रुप एज इट इज़ है, आपका जो N2+ बनेगा वो यहाँ पे ऊपर की साइड बन रहा है और यहाँ पे आपका है OH। ठीक है, OH है। तो अब इसकी जो सिग्मा स्टार है जो भी यहाँ पे है इस तरह से, अब इसको पैरेलल तो आप देख सकते हो ये वाला बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो हम ब्रेक नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे ऊपर की तरह कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है अपनी लोन पेयर क्या करेगा, इसमें डाल देगा, इसको यहाँ से निकाल देगा, यानी कि इपोक्साइड रिंग बनेगी, वो भी नीचे की साइड यहाँ पे इस तरह से नीचे की साइड इपोक्साइड रिंग बनेगी और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ड्यू टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री। बाकी जो रिएक्शन है जो मैकेनिज्म है वो सही जगह सभी जगह पे सेम है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आती है हमारी बेकमन रीअरेंजमेंट। इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स। तो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स किस तरह से देख लो, पहले मैकेनिज्म समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एसिड दिया है, एसिड क्या करेगा, इसका करेगा प्रोटोनेशन, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अभी इसको यहाँ से निकल के जाना है। ठीक है, निकल के जाना है यानी कि ये वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होना है। इसकी सिग्मा स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आप देख सकते हो इस वाले सिग्मा स्टार को क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी कि ये वाला इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये यहाँ से चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन हमारा आके लग गया, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अपना फिनिल है और यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया। लास्ट स्टेप में वाटर जो होता है क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे सिंपली इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा OH, जो यहाँ पे कीटोइनॉल जैसे कीटोइनॉल टॉटेमेरिज्म होता है ना, उस तरह से टॉटेमेरिज्म करके आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, PH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और अपना यहाँ पे NH2। तो इस तरह से अमाइड बना देगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया मैकेनिज्म। इसमें आपको बात समझ में क्या आ गई कि जो भी ग्रुप यहाँ पे इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एंटी है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें पहले तो ध्यान में रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस तरह से होना चाहिए। जब भी आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की है, जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एंटी दिखा है, जब भी मेंशन किया है तब आपको क्या करना है, इस वाले एंटी ग्रुप को ही माइग्रेट करना है। और अगर आपको मेंशन नहीं किया, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो फिर आपको अपना जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है HPH RE यूज़ करना है। अगर मेंशन किया स्टीरियोकेमिस्ट्री तो फिर ठीक है, एंटी ग्रुप को माइग्रेट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा स्टार जो है इस वाले बॉन्ड को ही एंटी पैरेलल होती है। अगर नहीं किया तो ये वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाओ। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है ना एंटी पैरेलल वाला, वो किस में इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओरिएंटेशन भी देखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी देखना है। इस तरह से होती है बेकमन रीअरेंजमेंट। ठीक है, जस्ट मिनट। अब बेकमन रीअरेंजमेंट होगी, हमने क्या किया, ये वाला बेसिकली ये वाला ग्रुप माइग्रेट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, उसके ऊपर वाटर का अटैक किया और ये वाला बना दिया। यानी कि क्या किया, बेसिकली इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंजमेंट कब करनी है, फ्रेगमेंटेशन कब करनी है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि गेट के एग्जाम में अब लास्ट 2-3 ईयर्स में और टिफर के एग्जाम में भी
बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसी क्वेश्चन में बेकमैन फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा सा साइड रखो, इसी क्वेश्चन में अगर हम बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में सोचें तो क्या करते हैं, बेसिकली इसको प्रोटोनेट कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके बाद क्या करेंगे अब इस वाले कार्बन नाइट्रोजन को, ये वाले इसके क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की सिग्मा स्टार है, तो इसको ये वाला पैरेलल है, यानी कि हम क्या करते हैं इसको माइग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाता अपना 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाती है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है इस तरह से, और नाइट्रोजन मतलब ये वाला बॉन्ड जहाँ से माइग्रेट हुआ वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन जहाँ पे लगा है उस वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथिल ग्रुप्स है, और बाद में यहाँ पे 4 में बनेंगे। ये वाला प्रोडक्ट आता कब, जब हम बेकमैन रीअरेंजमेंट करते, और फाइनली यहाँ पे इसको हटा के बेसिकली जो प्रोडक्ट रहता हमारा ये वाला रहता, ठीक है। तो ये वाला क्या रहेगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन ऐसे वाले केसेस में क्या होती है बेकमैन फ्रेगमेंटेशन, कैसे वाले केसेस में आप जब इसको यहाँ पे माइग्रेट करने के बजाय अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दोगे और इसको बाहर निकाल दोगे, ठीक है। मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, अगर आप इस बॉन्ड को ही ब्रेक करके यहाँ पे माइग्रेट कर दोगे और इसको बाहर निकाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो आपकी ये 4 मेंबर रिंग है, ऊपर से ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन गया, और यहाँ पे अपना ये इस तरह से क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, ये क्या है टर्शियरी है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जब भी जहाँ पे भी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ना, वहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट नहीं करनी, बल्कि वहाँ पे आपको बेकमैन फ्रेगमेंटेशन करनी है। इसके बाद क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे कोई भी आपका बाहर से अगर न्यूक्लियोफाइल है वो आके लग जाएगा, या फिर यहाँ पे इलिमिनेशन सिंपली, ठीक है, इलिमिनेशन सिंपली हो जाएगी। यहाँ पे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, हम बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे बेकमैन फ्रेगमेंटेशन होगी, पहले हो रही थी बेकमैन रीअरेंजमेंट, जहाँ पे भी इस तरह से स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था टर्शियरी या फिर बेंजाइलिक, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है बेकमैन फ्रेगमेंटेशन को। अदरवाइज आपको सोचना है बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें हम यूज़ करेंगे एक तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कब, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री ना दी हो। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है तो जिसका भी ओरिएंटेशन एंटी है इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, उसको हम यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। दूसरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, कोई भी इस तरह का आर ग्रुप है जिसमें इस तरह के 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, देखो एक्स है, वाई है और जेड है, यानी कि ये एक प्रकार का स्टीरियो सेंटर है। तो जब आप इसको यहाँ पे माइग्रेट करोगे ना, तो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी, यहाँ पे जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये वाला पूरा ग्रुप माइग्रेट करेगा, लेकिन इस सेंटर पे जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एज इट इज़ रहेगी। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बेकमैन फ्रेगमेंटेशन। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें है देखो वो हमारा, इसमें आपको डिसाइड करना है कि बेकमैन फ्रेगमेंटेशन होगी या रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बोला था जब भी जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, चाहे वो बेंजाइलिक बने, चाहे वो टर्शियरी बने, अलीलिक बने, तो वहाँ पे आपको बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के बारे में सोच रहे हैं। NaH दिया है 2 इक्विवेलेंट, पहला इक्विवेलेंट एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ का एसिडिक प्रोटॉन है, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे है, ऊपर से यहाँ पे बेंजिलिक पोजीशन पे भी है, यानी कि पहला इक्विवेलेंट यहाँ पे लग दिया। 2 इक्विवेलेंट मिथिल आयोडाइड भी दिया है, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे पहले एक मिथिल ग्रुप आके लग गया, यहाँ पे पहले एक मिथिल ग्रुप आके लग गया। अगेन जो दूसरा NaH है इक्विवेलेंट का, वो यहाँ पे बना देगा इनोलेट, अगेन दूसरा मिथिल आयोडाइड क्या करेगा, यहाँ पे दूसरा मिथिल यहाँ पे आके लग जाएगा। तो आप देख सकते हो वो वाला स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे जिसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा था, ऊपर से वो बेंजाइलिक भी है, तो क्या होगा NH2OH से यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी अगर आप बात करोगे, देखो हमारे पास अब ये बन गया, एक तो ये वाली है, यहाँ पे अपने 6 मेंबर रिंग है, 2 मिथिल ग्रुप्स लगे, डबल बॉन्ड है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये H2 निकल के जाएगा, यानी कि ऑक्साइम बनेगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है बेकमैन रीअरेंजमेंट या फिर बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के लिए। अब वहाँ पे जो H+ जो एसिड काम कर रहा था, यहाँ पे क्या है PCl5 क्या है, लेविस एसिड है ना, एसिड का ही काम करेगा। फॉस्फरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो अपनी लोन पेयर देगा फॉस्फरस के डी ऑर्बिटल में, यानी कि यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो अब आप देख सकते हो फ्रेगमेंटेशन करनी है या फिर क्या रीअरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इधर इसको शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे, तो फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे
स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ पे ये इस तरह से कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे अपना ये बन गया। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। लास्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट स्टेप में हम सिंपली यहाँ पे एलिमिनेशन दिखा देंगे। लास्ट स्टेप में सिंपली यहाँ पे एलिमिनेशन दिखा देंगे, तो हमारा ये वाला रहेगा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे मिथिल और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि सही ऑप्शन ए है। बाकी आप देख सकते हो 1-2 कार्बन छोड़ के उसके बाद CN है, 1-2 कार्बन छोड़ के उसके बाद CN है। अब ये वाले जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करके बनाए, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स है, ये बैकमन रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट्स है। हमें बेसिकली यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को प्रेफरेंस देना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होगा, एसिडिक कंडीशन है, इसको प्रोटोनेट कर दिया, यहाँ पे ये गुलियन ग्रुप हो गया। अब मैंने बोला था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जब भी मेंशन हो तो जो एंटी ग्रुप है, जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एंटी है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। तो इसकी सिग्मा स्टार क्योंकि यहाँ पे है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो हमारी ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग है, इसके बाद इसका बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और बाकी अपनी यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कितने मेंबर है, 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3। अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो आपको लास्ट में आप वर्कअप करोगे, यहाँ पे वाटर दिया नहीं है लेकिन लास्ट में वर्कअप के लिए तो वाटर यूज़ करोगे ना, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करेगा, तो अपना क्या बन गया, यहाँ पे बन गया है ये डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर H, यानी कि ये रहेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सही ऑप्शन कौन सा आएगा, जिसमें इस साइड लगा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारे यहाँ पे D हो जाएगा। आपको यही सिर्फ चीज़ देखनी है कि किस वाले ग्रुप को माइग्रेट करना है। ठीक है, एक तो ये वाला एंटी था, इसकी वजह से हमने इसको माइग्रेट किया। दूसरी अगर आप बात सोचते ना, तो जहाँ पे भी मतलब हाँ सॉरी, ये वाला ग्रुप एंटी था, इसकी वजह से हमने इसको माइग्रेट किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, कार्बोनाइन। अब कार्बोकैटायन में हमने देखो एक बार रिवाइज करो क्या क्या किया है। एक तो हमने ये वाले 2 क्वेश्चंस किए, यहाँ पे बैकमन फ्रेगमेंटेशन कब करनी है, कब बैकमन रीअरेंजमेंट करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स, ये दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है। जो भी ग्रुप OH को एंटी है उसको वहाँ पे माइग्रेट करेंगे, कब, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन हो। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की तो ये वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज़ करो। इसके बाद सेमी पिनेकोलर रीअरेंजमेंट में सेम एज इट इज़ पिनेकोलोन है। आपको इन वाले सारे क्वेश्चंस में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखना है कि जो भी ग्रुप इस वाले सिग्मा स्टार को एंटी पैरेलल है उसको माइग्रेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट देखने हैं। साथ ही साथ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड HPHR वाला भी आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले हमने देखा ये वाला क्वेश्चन, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहाँ पे भी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है उसको आपको पहले प्रेफरेबली बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डाइनोल, फिनॉल और पिनेकोलोन। इसके साथ हम अब स्टार्ट करेंगे कार्बोनाइल। तो आपने देखा है कार्बोनाइल क्या होता है, बेसिकली जैसे कार्बोकैटायन होता है उसी तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जैसे वहाँ पे था कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज था वो, वैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है नहीं, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो पेयर्ड होते हैं और पेयर्ड होने के कारण ये क्या करेगा, डायमैग्नेटिक ही होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक है तो ESR में क्या रहेगा, इनएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो पेयर्ड है, तो ESR में क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। अब जो कार्बोनाइन होता है ना, जैसे हमने देखा कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वैसे कार्बोनाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, मतलब उसकी बता नहीं सकते कि ज्योमेट्री, मतलब उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रहेंगी। जैसे कि ये वाला जो कार्बोनाइन है, कार्बोकैटायन के साथ कंपेयर करोगे तो ये प्लेनर नहीं रहेगा, बल्कि ये इस तरह से टेट्राहेड्रल रहेगा। ठीक है, कार्बोनाइन जो है वो टेट्राहेड्रल रहेगा। लेकिन सेम अगर कार्बोनाइन
कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे आ जाए या फिर किसी भी ग्रुप के साथ जिसके साथ वो कॉन्जुगेट हो सकता है उसके साथ अगर आ जाए तो ये इधर कॉन्जुगेट करेगा, तो उस टाइम इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बन आयन को sp2 हाइब्रिडाइज। जो भी कार्बन आयन कॉन्जुगेशन में जा रहा है वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज, और जो नॉर्मल है कार्बन आयन वो क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये वाली जनरल चीज़ होगी कार्बन आयन के बारे में। इसकी अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे ना तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर, डायरेक्ट आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछना अब ये कॉमन हो गया। आपको पूछेगा क्या, एक तो आपको वहाँ पे एसिडिटी, जैसे मैंने बोला था कि जब हम जीओसी पढ़ रहे थे तो जहाँ पे भी प्रोटॉन लूज करने के बाद एक निगेटिव चार्ज जो कार्बन आयन से जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे हमें क्या देखना था, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी थी। जहाँ पे भी कार्बन आयन स्टेबल बन रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे थे, तो उसके लिए आपको पूछ सकता है। दूसरा एक देखा था हमने डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके ऊपर गेट में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे CO2 गैस रिलीज होने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है, तो इसमें आपको कार्बन आयन के स्टेबिलिटी का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ मैंने अभी बोली, एसिडिटी का अगर ऑर्डर देखना है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो इन वाले सर्कल्ड प्रोटॉन की एसिडिटी अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन आयन स्टेबल कहाँ पे है, तो कार्बन आयन स्टेबल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे जो कार्बन आयन्स है इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें वो भी आएगा एनिलेशन इफेक्ट, जो हमने मतलब जीओसी के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। तो इन दोनों में अगर देखोगे दोनों भी एरोमेटिक स्पेसीज है, लेकिन ये जो फ्लोरीन्स है ना इनका माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि ये वाला निगेटिव चार्ज क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला आ गया। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला था एनिलेशन इफेक्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला निगेटिव चार्ज दो एरोमेटिक रिंग्स के बीच में शेयर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है दो रिंग्स के बीच में, यानी कि एनिलेशन इफेक्ट आ रहा है। जैसे जैसे रिंग बढ़ते जाएंगे, एरोमेटिक रिंग्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इस वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम बोलेंगे कि कम है, तो इसकी वजह से वहाँ का प्रोटॉन क्या होगा, लेस एसिडिक रहेगा। यानी कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स थे इनके एसिडिटी का ऑर्डर अगर हम बोलेंगे तो भी यही रहेगा। ये वाला हो गया एसिडिटी के केस में। डीकार्बोक्सिलेशन के केस में भी सेम रहेगा, सिर्फ होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन्स थे ना इनकी जगह पे यहाँ पे, अब यहाँ पे एरोमेटिक स्पेसिस हो ना हो, दूसरे भी स्पेसिस हो सकते हैं। सिंपली होगा क्या, यहाँ पे ये इस तरह के कार्बोक्सिल ग्रुप्स होंगे, तो होगा क्या, यहाँ से इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होकर CO2 गैस चला जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो जहाँ पे भी निगेटिव चार्ज स्टेबल है वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगी। सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या देंगे आपको, COH ग्रुप, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन की जगह पे COH ग्रुप देंगे, और निगेटिव चार्ज के मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेस के ऊपर ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पूछेंगे, तो वो ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी इसी ऑर्डर में आएगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन में अब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी होती है, जैसे हमने कार्बन आयन में देखा, सॉरी आई एम शेयरिंग अबाउट कार्बोकैटायन बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बन आयन। यहाँ पे भी मैंने शायद क्या बोला, कार्बोकैटायन बोला, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बोकैटायन में पढ़ा कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे डाइनोफिनॉल, पिनाकल बिनोकुलन रीअरेंजमेंट और अपना बेकमन रीअरेंजमेंट, उसी तरह से यहाँ पे जो कार्बन आयन वाली रिएक्शंस है इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी कौन सी, फेवर्स की रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट में आपको एक तो एग्जाम में होता क्या है कि रिएक्शन पहचान में नहीं आती, जैम में सिंपल रिएक्शन दे देते हैं, आपको सिंपली पहचान में आ जाती है, लेकिन गेट या फिर CSR नेट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दे देते कि स्टूडेंट जो है पहचान नहीं पाता कि यहाँ पे फेवर्स की रिएक्शन हो रही है। अगर आपको एक बार माइंड में चीज़ क्लिक कर जाए कि यहाँ पे ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, तो आप इजीली ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके या फिर मैकेनिज्म करके आप पहुँच सकते हो प्रोडक्ट तक। तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म देखेंगे। पहले आपको ये चीज़ देखो कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इसके हर एक स्टेप में आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को देखते देखते चलना है। दूसरी केस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल क्या है इस वाले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले मैकेनिज्म देखो क्या होगा, बेस है, बेस इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से निगेटिव चार्ज मिल गया। बाद में ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। अब ये वाला X जो है कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, चाहे ये हेलोजेंस हो सकते हैं या फिर ये वाले ग्रुप्स। कंसिडर कर लो कि यहाँ पे
अटैक हुआ है तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होके ये वाली रिंग ब्रेक कर सकता है, या फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होके इसको बाहर निकाल सकता है। इस तरह से लिविंग ग्रुप्स कोई से भी हो सकते हैं। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे, ये साइक्लोप्रोपिल। हाँ, जैम में या फिर किसी सेट के एग्जाम में ये भी पूछा है कि फ्यूल्स की रीअरेंजमेंट में इंटरमीडिएट कौन सा होता है। तो क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोप्रोपिल सिस्टम है ना, ये कोई भी एक साइक्लोप्रोपिल सिस्टम है तो उसका डेरिवेटिव है ना, तो इस तरह से ये वाला इंटरमीडिएट होता है। बाद में ये बेस जो है यहाँ पे, चाहे आपका OMe माइनस आयन हो, OET माइनस आयन हो, वो क्या करेगा यहाँ पे, अटैक करेगा। फिर जब आप यहाँ पे या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, उस टाइम आपको देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो जिस साइड में ये कार्बन आयन स्टेबल रहेगा उस साइड से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। कंसीडर कर लो कि यहाँ पे मैंने फिनिल रिंग लगा दी है जो कि कॉन्जुगेशन के थ्रू कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सकती है, तो हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज़ माइंड में रखनी है। तो बाद में यहाँ से क्या आएगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आपका ये बेस था यानी कि OMe, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और अपना यहाँ पे PH था, जिसका बाद में हम लास्ट स्टेप में वर्कअप करा देंगे। तो ये वाला हमारा रहेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से होती है फेवर्स की रीअरेंजमेंट। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल क्या है देख लेते हैं। देखो इस वाले एग्जांपल को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल क्या है। ठीक है, तो इसको कर लिया नोट डाउन। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल होता है, तो किस तरह से देखो, अब ये वाली चीज़ आपने पढ़ी भी है लेकिन फिर भी ये रिवाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है गेट में और जैम में, दोनों में भी। तो इसका अगर आप स्टेबल कन्फर्मेशन देखोगे तो बल्कि ग्रुप को यहाँ पे इक्वेटोरियल अप रख दिया हमने, यहाँ पे आपका क्या है, इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप है और आपका यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे Br है। तो पहले तो क्या हो गया, बेस ने इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे अटैक करके ब्रोमीन को अपना बाहर निकाल दिया। तो क्या आ गया अपना यहाँ पे, जस्ट मिनट, यहाँ पे अपना बन गया ये इस तरह से बॉन्ड। अब OMe माइनस जो है, OMe माइनस यहाँ पे जब अटैक करेगा तो आप देख सकते हो कार्बन आयन दोनों साइड पे भी सेम स्टेबल है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे भी तो भी वही चीज़ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो भी वही चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट किस तरह से आ रहा है। सॉरी, ये 6 मेंबर रिंग नहीं बल्कि 5 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OMe जो रह रहा है वो किस तरह से रह रहा है, यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरह से OMe, और यहाँ पे अपना निगेटिव चार्ज और बाकी का स्ट्रक्चर अपना एज इट इज़ है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना चाहोगे, फाइनली ये तो इसका वर्कअप ही होने वाला है, ये तो हमें पता है इसका वर्कअप होने वाला है, निगेटिव चार्ज यहाँ से जाने वाला है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, 5 मेंबर रिंग आ गई, इसमें इसको ऊपर की तरह दिखाया, यानी कि दिखाएंगे किससे, फेज से, यहाँ पे डबल बॉन्ड OMe, उसके बाद एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पे फेज पे अपना ये वाला आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ठीक है, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड किस तरह से हुई, ये वाला ग्रुप किस तरह से आया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड हुई। तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखनी है, इसकी वजह से आपको इनका भी ध्यान रखना है कि ग्रुप का ओरिएंटेशन क्या है। तो फाइनल जो है प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज आएगी, डैश आएगी, सीसा आएगा, फिर ट्रांस आएगा। तो इसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हम जो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना 4 से 5 क्वेश्चन है, जैम और गेट दोनों में सिर्फ फेवर्स की रिएक्शन के ऊपर आए हो। ठीक है, तो फेवर्स की रिएक्शन, डाइनोल फिनॉल और पिनाकोल कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली चीज़ आप समझ सकते हो। तो जब आप फाइनल रिवीजन करोगे गेट या फिर जैम के लिए तो आपको क्या करना है, इन रिएक्शन को बिल्कुल छोड़ना नहीं, अच्छे से रिवाइज करके इनका जो भी कुछ स्टेबलाइजिंग जो भी डिसाइडिंग फैक्टर्स है वो आपको करके जाने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है, NaH दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस है, H माइनस यहाँ से आएगा, और आपको क्या दिया है Me2CO, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर है MeO, यहाँ पे OMe। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन निकालता है NaH तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा, OMe को यहाँ से बाहर निकाल देगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मिल गया अपना OMe, ये वाला, यहाँ पे अपना कार्बोनिल है और बाकी यहाँ पे ये
इथिल ग्रुप है। तो इसके बाद क्या दिया है देखो, Br2 दिया है 2 इक्विवेलेंट, और इसके लिए आपको अब आप यहाँ पे ना ऑप्शन देख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक्चुअली देखो Br2 दिया है और यहाँ पे ना इसके साथ 2 इक्विवेलेंट Br2 के साथ यहाँ पे एक Br आएगा, यहाँ पे एक Br आएगा, अल्फा हेलोजिनेशन होगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, इस वाले स्पेसिस का इनोलेट बने। अब इन्होंने बेस दिया है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इन्होंने सिर्फ Br2 दिया है, या तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए या फिर बेसिक कंडीशन होनी चाहिए थे, फिर इनोलेट बन के यहाँ पे अल्फा ब्रोमिनेशन हो जाती, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है। फिर आप ये कंसिडर कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में जो बेस दिया है वही यहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन का काम कर रहा है। और ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ऑप्शन को देख के करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मुझे देख के पता चला कि ये इसमें क्या हो रहा है, हमारा फेवर्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, तो इस प्रकार मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से हो सकता है। अब मतलब Br2 की 2 इक्विवेलेंट से ये वाली चीज़ होगी। अब क्या दिया है देखो, अगेन बेस दिया है, अब एसिडिक प्रोटॉन सिर्फ यहाँ पे है, इसको निकाल दिया, इसने अटैक किया यहाँ पे, ये ब्रोमीन चला गया। तो जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होता है किसके लिए, फेवर्स की रीअरेंजमेंट के लिए, वो मुझे यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अपना ब्रोमीन है, ये अपना साइक्लोप्रोपिल डेरिवेटिव बन गया, यहाँ पे अपना ये OMe है, ठीक है। इसके बाद जो OMe माइनस यहाँ से आ रहा है, अब इसने क्या किया, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक किया। इसके ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ईस्टर, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप जो है ईस्टर का है, इसके कंपैरिजन में कीटोन का जो हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ पे अटैक किया। अब बॉन्ड किस साइड ब्रेक करोगे, मैंने बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखनी है आपको। इस साइड अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो निगेटिव चार्ज को ये वाला COMe ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबिलाइज कर रहा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग हम इसी तरह से करेंगे। तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे एक तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, यहाँ पे अपना COMe ग्रुप है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया है, और इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे ब्रोमीन भी है और अपना ये COOMe ग्रुप भी है। अब निगेटिव चार्ज जो है, जैसे हमारा E1CB मैकेनिज्म होता है, निगेटिव चार्ज क्या होगा, पहले एक तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट होते हुए आएगा, जब ये कॉन्जुगेशन खत्म करेगा तो फिर यहाँ पे ये रिवर्स इधर जाके इस वाले ब्रोमीन को बाहर निकाल लेगा। इस तरह से होता है ना हमारा E1CB इलिमिनेशन। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, एक तो आ गई 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COMe, यहाँ पे COMe। और आप देख सकते हो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो इस टाइप के एक ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो ऑप्शन बी है इसमें M, एक तो हमें M और N दोनों बताने हैं, लेकिन जैसे हम M निकालते हैं तो ये वाला हमारा ऑप्शन D और C एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे इसमें अगर डबल बॉन्ड होता तो इसके बारे में सोचते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन बी को डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो डिबालेज दिया है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ईस्टर है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी डिबालेज के बारे में, अगर ईस्टर होगा तो वहाँ पे वो सिंपली ईस्टर होता तो डिबालेज क्या करता है, उसको सिलेक्टिवली अल्डिहाइड स्टेप तक रिड्यूस कर देता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, एक्सेस में दिया है, ठीक है, इन्होंने दिया है एक्सेस में। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा अल्कोहल में, तो इसकी वजह से हमारा N जो है ये वाला आएगा, सही ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगेन यहाँ पे क्या होगा, बेस है, एसिडिक प्रोटॉन सिर्फ यहाँ पे, इसको निकाला, यहाँ पे अटैक किया, ब्रोमीन बाहर, यहाँ पे बन गया आपकी ये 3 मेंबर्ड रिंग, जिसमें यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप्स हैं और अपना यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। इसके बाद क्या होगा, OMe माइनस जो है, OMe माइनस क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे अटैक करते हो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके निगेटिव चार्ज हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्रोमीन है और यहाँ पे ये OMe है। तो अब आप ये चीज़ सोचोगे कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखेंगे तो जो प्राइमरी कार्बन आयन होता है वो टर्शियरी कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन आयन क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे टर्शियरी कार्बन आयन क्यों बनाया। तो आप देख सकते हो अगर आप इस टाइप का बनाते ना कि प्राइमरी कार्बन आयन अगर बनाते ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ये वाला बॉन्ड, तो वो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, आपको ऑप्शन देख के ही सोचना पड़ता है। फिर क्या होगा, ये वाला निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर चला जाएगा, यानी कि ये आपको फाइनल प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन किसमें, सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, आपको ऑप्शन देख के भी सोचना है। यहाँ पे वैसे आपकी सोच सही थी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हम स्टेबल कार्बन आयन बना सकते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या करेगा, NaOH एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, यानी कि जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, इसमें आपको देखना है कि लेबल्ड कार्बन जो है उसकी पोजीशन आपको माइंड में लेके चलनी है।
तो यहाँ पे है आपका ये लेबल्ड कार्बन। अब जब OET माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा, या तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। दोनों कार्बन आयन जो है सिमिलरली स्टेबल है। अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो लेबल कार्बन कहाँ पे जा रहा है, देखो एक 5 मेंबर रिंग आएगी जिसमें यहाँ पे अगर इस वाले कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड OET जा रहा है तो लेबल्ड कार्बन ये वाला है, ठीक है। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी। दूसरी, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो क्या होगा, एक 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें जो लेबल्ड कार्बन है इसके ऊपर भी यहाँ पे COOET लगा है, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा। यानी कि पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो इस वाले कार्बन के ऊपर मतलब ये वाला कार्बन लेबल है और ये नेक्स्ट वाला कार्बन लेबल है, यानी कि ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, NaOMe, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पॉलीफॉस्फेरिक एसिड का भी रोल है। अब ये वाले रिएजेंट हमने मतलब बेसिकली पता है कि पॉलीफॉस्फेरिक एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वहाँ पे वो साइक्लाइजेशन करेगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ना, वहाँ से भी अगर आप अप्रोच करते हो तो भी आप ऑप्शन के पास पहुँच सकते हो। NaOMe क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बेंजीन रिंग भी इधर स्टेबलाइज कर दिया ना इसको, तो पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको यहाँ से निकाल देगा। तो क्या बन गया, एक तो आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका मिथिल है, ये बन गया आपकी साइक्लोप्रोपेनोन रिंग, और यहाँ पे अपना मिथिल है। इसके बाद OMe माइनस जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, पहले आपको फेवर्स की रिएक्शन जो है कंप्लीट करनी है। यहाँ पे अटैक कर दिया, इसके बाद बॉन्ड ब्रेक कौन सा करोगे, यही बॉन्ड ब्रेक करोगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज हो रहा है। यानी कि क्या बन गया आपका, यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग, ये वाला मिथिल। इसके बाद देख सकते हो ये वाला कार्बन जिसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मिथिल है। इसके बाद एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। अब आपके पास दिया है यहाँ पे एसिडिक कंडीशन भी दी है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो इसका रिफ्लक्स हो जाएगा, दूसरी चीज़ इसका वर्कअप हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में, दूसरी चीज़ एसिडिक कंडीशन में रिफ्लक्स भी किया है, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हमारा जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। अब एसिडिक कंडीशन में या फिर पॉलीफॉस्फेरिक एसिड जो हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके केस में क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन में इसका जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन करते हैं, उसके जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। देखो ये एसिडिक कंडीशन में इसको प्रोटोनेट कर दिया, ये इधर ये बाहर, यानी कि यहाँ से असाइलोइम जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, असाइलोइम आयन, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ पे इस तरह से। तो क्या होगा, फिर ये यहाँ पे अटैक और ये यहाँ पे, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसमें एक तो हमारी है बेंजीन रिंग यहाँ पे, इसके साथ 1 2 3 यानी कि कुछ इस तरह से ये जुड़ा है। यहाँ पे आपका है डबल बॉन्ड, इसके ऊपर यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, और अपना ये बाकी का स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज़ है। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में सिंपली यहाँ से हाइड्रोजन है इधर चला जाएगा, तो ये इसको एरोमेटाइज कर जाएगा, तो ये वाला आएगा। यानी कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन C आएगा। ये वाला मिथिल ग्रुप यहाँ पे एज इट इज़ है, ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना क्या था कि फर्स्ट स्टेप में हो रही है आपकी फ्यूल्स की रीअरेंजमेंट, ये वाली कर दी। उसमें आपको देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जहाँ पे स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है उस तरफ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक, यहाँ पे OMe था, हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, पॉलीफॉस्फेरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका असाइलोइम आयन बना दिया, और सिंपली जैसे फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन हमने यहाँ पे करके ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। ऑप्शन C सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा कार्बन आयन। अब कार्बोकैटायन कार्बन आयन के बाद जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट लेकिन गेट के एस्पेक्ट्स अगर देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है ये कार्बिन, फ्री रेडिकल और बेंजीन। अगर आप कार्बिन की बात करोगे तो जनरली आपके सामने क्या आता है, एक कार्बन है जिसके 2 बॉन्ड्स है, कोई भी R या फिर H के साथ, और यहाँ पे इस तरह से 2 डॉट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कार्बिन होती है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है। कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड्स है, जैसे हम सिमन स्मिथ में देखते हैं अल्कीन जो होगा
उसका हम क्या करते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड्स इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब अगर कार्बिन की बात करोगे तो उस कार्बिन होती है दो टाइप की, एक तो होती है सिंगलेट, दूसरी होती है हमारी यहाँ पे ट्रिपलेट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है देखो, और ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन किस तरह से आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करती है जब अल्कीन के ऊपर उसकी कार्बिन की एडिशन हो जाए, वो भी हमें चीज़ देखनी है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन कैसे डिसाइड करना है वो आपको देखना है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे H नहीं लेंगे, अभी के लिए यहाँ पे लेते हैं R ग्रुप जैसे कोई भी बल्कि ग्रुप है, जैसे कि एडामेंटेन। ठीक है, एडामेंटेन क्या है, हमारा बल्कि ग्रुप है। तो देखो सिंगलेट कार्बिन क्या होती है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं और ये p ऑर्बिटल जो होती है वो वैकेंट होती है। और यहाँ पे जो ट्रिपलेट कार्बिन होगी उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड में और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में विथ सेम स्पिन। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो किस तरह से निकालते हैं, 2s+1। ठीक है, इसकी अगर आप बात करोगे तो स्पिन क्या है, इसका हाफ यानी कि 1, तो s की वैल्यू 1 आ गई, 2 × 1 + 1 यानी कि 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही, इसकी 3 आ रही है, तो इसकी वजह से ये है हमारा ट्रिपलेट। ठीक है, और इसकी अगर आप बात करोगे इसका स्पिन क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों का अपोजिट स्पिन है, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो s की वैल्यू आ गई 0 यानी कि 2 × 0 + 1 = 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 1, इसकी वजह से इसको बोलते हैं सिंगलेट। ठीक है, अब ये हो गया सिंगलेट ट्रिपलेट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया है, जब भी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग या फिर लोन पेयर डोनेटिंग कोई भी सब्सटीट्यूएंट है जो कि यहाँ पे इस वाले p ऑर्बिटल में वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के उसको स्टेबलाइज कर सकता है, ऐसे अगर सब्सटीट्यूएंट है तो कार्बिन कैसी होगी, हमारी सिंगलेट होगी। और अगर यहाँ पे ऐसे R ग्रुप है, कोई भी बल्कि ग्रुप जैसे कि एडामेंटेन या फिर कोई भी बल्कि ग्रुप्स हो, वो अगर है तो वहाँ पे होगी ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, बल्कि सब्सटीट्यूएंट हो तो ट्रिपलेट कार्बिन है, लोन पेयर डोनेटिंग हो तो वहाँ पे सिंगलेट कार्बिन है। इसकी जगह पे आपके पास OMe भी हो सकता है। ठीक है, OMe भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर लोन पेयर डोनेटिंग है ना तो वो सिंगलेट होंगे, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ये वाला। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन्स है ना तो ये भी क्या होता है, ये भी सिंगलेट कार्बिन होती है। जो CH2 कार्बिन होती है वो सिंगलेट कार्बिन होती है। वहाँ पे हम जनरली बोलते हैं कि बल्कि सब्सटीट्यूएंट के साथ ट्रिपलेट कार्बिन होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि स्मॉल है फिर भी यहाँ पे ये क्या है, सिंगलेट होती है। वहाँ पे लोन पेयर डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट नहीं है फिर भी ये सिंगलेट होती है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन किस तरह से जनरेट करती है ये भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बिन्स इन साइक्लो एडिशन। अगर आपके पास इस तरह से कोई सीस एल्कीन है और मैंने आपको बोला कि Cl2 CCl2 ये वाली कार्बिन, अब मैंने बोला कि ये वाली कार्बिन कैसी है, सिंगलेट कार्बिन है। अब अगर सिंगलेट कार्बिन है आपके पास तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये Cl, जिसमें ये दोनों ग्रुप जो है ना मिथिल ग्रुप सीस रहेंगे। यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपके पास सिंगलेट कार्बिन है तो अल्कीन के ऊपर एडिशन करने के बाद जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो रिटेन रहेगी। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसी जगह पे अगर आपके पास ये वाली कार्बिन है, ठीक है, CH, जिसको हमने क्या बोला है, ये सिंगलेट है, चलो R ग्रुप लेते हैं, एडामेंटेन जैसे बल्कि ग्रुप, यानी कि ये क्या है, हमारे पास ट्रिपलेट है। अगर आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन है और आप अल्कीन के ऊपर अगर साइक्लो एडिशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, जिसमें ये दो मिथिल ग्रुप्स है, वो ये R, अपना R, ये दोनों सिस भी रह सकते हैं और ट्रांस भी रह सकते हैं। ये ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ट्रिपलेट कार्बिन जो है उसमें मिक्सचर मिलेगा दोनों डायस्टेरियोमर्स का, और जो हमारी सिंगलेट कार्बिन है उसमें आपको स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये क्यों होता है ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना, इनकी स्पिन की वजह से वहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करनी पड़ती है। उसकी वजह से जब ट्रिपलेट कार्बिन आता है यहाँ पे ये वाला, तो उसकी वजह से वहाँ पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होती है। लेकिन इसके केस में स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है मिल जाते हैं। अब अगर आप जनरेशन की बात करोगे ना तो इसमें ये वाले दो मेथड जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बिन किस प्रकार की बन रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाय अल्फा एलिमिनेशन, तो यहाँ पे देखो,
ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अब इसके ऊपर मैंने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया, क्या करेगा, बेस इस वाले हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज को लेके चला जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन गई, ये हमारी कार्बिन बन गई, ठीक है, ये वाली कार्बिन बन गई। ये बन गई किससे, अल्फा एलिमिनेशन से, ठीक है। सिमिलरली बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज कैसे बनती है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे देखो ब्रोमीन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन से दोनों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब भी यहाँ पे कोई भी लिथेटिंग एजेंट डाला, जैसे कि ब्यूटिल लिथियम, तो ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा, लिथियम हैलोजन एक्सचेंज करेगा, यहाँ से ये Bu- है, लिथियम प्लस है, तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आके लग जाएगा निगेटिव चार्ज, इसके साथ लिथियम प्लस कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला क्लोरीन निगेटिव चार्ज को लेके चला जाएगा, यानी कि कौन सी बन गई कार्बिन, ये वाली CH। तो आप देख सकते हो डिफरेंट कार्बिन्स बन रही है बाय डिफरेंट मेथड्स। तो जनरली यही दो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको बाय अल्फा एलिमिनेशन और बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है इस वाले नेगेटिव चार्ज को लेके चला जाता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो कार्बिन है वो बनती है। अब फोटोलिसिस ऑफ कीटीन से कैसे बनती है, कीटीन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। इसको क्या करते हैं, फोटोकेमिकल या फिर हीटिंग कंडीशन दे देते हैं। ये जो ऑक्सीजन रहेगा ना, ये इधर लोन पे अगर ट्रांसफर करता है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, क्या बन गया यहाँ से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। मैंने क्या बोला, जो भी स्पेसिस सब्स्टिट्यूएंट निगेटिव चार्ज यहाँ से लेके चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बिन बनेगी। अब हीटिंग या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ से ये CO गैस रिलीज होगा, तो यहाँ से क्या बन गई अपनी ये वाली कार्बिन प्लस यहाँ से CO गैस रिलीज होगा। एक तो ये वाली मेथड होगी, ठीक है। फ्रॉम डाइजो अल्केन्स, जैसे देख सकते हो हमारा डाइजो मीथेन होता है ना, ये वाला है, यहाँ से CH2 और N2, यानी कि इसका अगर आप एक्सपांडेड स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट डैश N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे होगा आपका प्लस चार्ज, ओके, क्या होगा डैश C, यहाँ पे H, यहाँ पे H डैश N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जो भी बेस आप यूज़ करोगे ना, तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकल के जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इधर, यानी कि आपका क्या बन गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे N माइनस, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड ऐसे। बाद में क्या होता है, ये इधर और ये इधर, यानी कि कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इसको जब आप फोटोकेमिकल या फिर हीटिंग कंडीशन दे दोगे ना, तो ये N2 गैस है, जैसे यहाँ से CO गैस रिलीज हो रहा था, वैसे यहाँ से ये N2 गैस रिलीज होगा, ये जाएगा यहाँ से बाहर निगेटिव चार्ज को लेके, फिर यहाँ से ये वाली कार्बिन जो है ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये वाले मेन मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बिन होते हैं। अब हमने देखा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से डिसाइड होती है। अगर सिंगलेट कार्बिन है तो स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन देगा, सीस अगर अल्किन है तो CC मिलेगा, ट्रांस अल्किन है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ट्रिपलेट के केस में क्या होगा, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो अब ये वाली रिएक्शन जो है कार्बिन के केस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिमन स्मिथ रिएक्शन। बेसिकली पहले रिएक्शन क्या होती है, देखो आपको CH2I2 और जिंक कॉपर कपल दिया होता है, यहाँ से जनरेट होती है आपकी CH2 कार्बिन, ठीक है। ये वाली चीज़ें सिर्फ आपको मैकेनिज्म में ज़्यादा मत घुसो, मैं जो 3 चीज़ें बता रहा हूँ वो आप इंपॉर्टेंट माइंड में रखो। CH2I2 और जिंक कॉपर कपल से जनरेट होती है CH2 कार्बिन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्किन पाई बॉन्ड है। सिंपली आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपकी कार्बिन, यानी कि 2 हाइड्रोजन जो है ना कार्बिन वाले, ये यहाँ पे है, और आपका ये बाकी का ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको यहाँ पे OR लिख दिया। ये रिएक्शन होनी है। अब इसमें फैक्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे कार्बिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, इसके लिए ये वाला पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ये वाला सबस्ट्रेट होगा तो
तो फिर इस वाले पाई बॉन्ड के अक्रॉस ये वाले एडिशन होगी नहीं, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये वाला पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर ये वाली रिएक्शन हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, ये जो ग्रुप है जैसे मैंने लिखा है कि OR है, यानी कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, कार्बन हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो क्या होगा, कार्बन को चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से जिस भी साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वेज से लगा है तो जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगा वो उसी साइड से होगा, तो क्या होगा, वो उसी साइड से होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाली साइक्लोप्रोपेन रिंग किस साइड से आ रही है, ठीक है। अब इसमें आप इस चीज़ में मत कंफ्यूज हो जाओ कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि R=H भी हो सकता है, CH3 भी और लिथियम भी होगा, तो अगर OCH3 होता तो फिर आप बोलोगे कि जैसे हम MCPBA के केस में करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर ये OH वेज पे है तो MCPBA डालने के बाद हम क्या करते थे, इपोक्सीडेशन भी हम क्या करते थे, इस तरह से वेज से करते थे, ठीक है, MCPBA के केस में। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी OCH3 होता तो हम क्या करते थे, तो हम इसका स्टीरिक हिंड्रेंस कंसिडर करके इसको डैश पे करते थे। क्यों, क्योंकि MCPBA केस में वहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नीड थी, लेकिन इस वाले केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नीड नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर होगा, उसको अगर कार्बन को अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो जो साइक्लोप्रोपेनेशन है इसी साइड से होगा, चाहे वो OH हो, OCH3 हो या फिर कोई भी निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे MCPBA केस में कंसिडर करते हैं वैसे यहाँ पे करना नहीं। अब अगर मैं आपको बोल दूँ एक बार यहाँ पे OH है, खिचड़ी पका दी मैंने, एक बार अगर आपको यहाँ पे OH है या फिर एक बार CH3 यानी कि OCH3 है और एक बार यहाँ पे O- और Li+ है, तो रेट कब ज़्यादा होगा, तो हमने क्या देखा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतना ज़्यादा साइक्लोप्रोपेन जो है जल्दी से यहाँ के लग जाएगा, यानी कि रेट ज़्यादा होगा। अब आप देख सकते हो अगर ये O- और Li+ हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी किस केस में, अगर ये OLi होगा, O नेगेटिव होगा, तो उस केस में रेट ज़्यादा रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पे ये OLi ये वाला सब्स्टिट्यूएंट होता तो रेट ज़्यादा होता, उसके बाद OCH3 अगर होता और उसके बाद हमारा OH होता तो रेट ज़्यादा, रेट का ऑर्डर क्या आएगा सब्स्टिट्यूएंट का, OLi, उसके बाद H और उसके बाद OCH3। अब ये OCH3 लास्ट क्यों आया ये भी आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है और CH3 है, तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना, इनके बल की वजह से और इधर के हाइड्रोजन के बल की वजह से यहाँ पे इसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर्स है ना, इनमें एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, इसकी वजह से इनकी डोनर एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। हमने क्या देखा है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी उसकी डोनर एबिलिटी जो होगी वो कम रहेगी, वो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है, उसकी डोनर एबिलिटी कम हो जाती है। और हमें क्या चाहिए, कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन OH जो होगा वो OCH3 के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, ठीक है। अब ये वाला जो है पार्ट, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन के केस में कब कीटीन बनाना है, जब कीटीन बनेगा तब उसकी रीअरेंजमेंट होगी, वो रिएक्शन भी देखेंगे, लेकिन कब कीटीन बनाना है और कब CH इंसर्शन करनी है वो हम देखते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लिया। देखो अब हमने देखा क्या, बेसिकली हमारे पास अब तक हम इस टाइप के कार्बन देख रहे थे, ठीक है। अब उसी तरह से अगर आपके पास इस टाइप की कार्बन आ जाए तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस वाले केस में करूँगा CH इंसर्शन, और यहाँ से मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, एक आएगी मेरी 5 मेंबर्ड रिंग, यानी कि ये वाला जो CH बॉन्ड है ना, इसके बीच में ये वाली कार्बन इंसर्ट होगी, तो क्या आ गया मेरा, एक 5 मेंबर्ड रिंग आ गई, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O था और अपना यहाँ पे COOMe था, और बाकी जहाँ पे इंसर्ट हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पे, यानी कि अपना ये इस तरह से। तो ये वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ से बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊँगा, ये वाली कार्बन जो है हम ये इसको इधर शिफ्ट दिखाएंगे और इसको इधर शिफ्टिंग दिखाएंगे, तो क्या आएगा R-C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारी कीटीन और ये हमारे CH इंसर्शन का प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इस टाइप की कार्बन बन रही है, अब ये कार्बन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कोई जैसे हमने देखा कि फोटोलिसिस ऑफ कीटीन या फिर अल्फा इलिमिनेशन से, या फिर वहाँ पे अगर वो है आपका डाइजोमीथेन है,
उस केस में आपको अगर इस टाइप की कार्बिन बन रही है और आपके पास अगर पोलर सॉल्वेंट है लाइक वाटर, अल्कोहल और RnH2, ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में आपको कीटीन बनानी है, ठीक है। और अगर आपके पास, अब आप देखो यहाँ पे ये भी चीज़ मैं कर सकता था ना, इसको इधर और इसको इधर माइग्रेट कर सकता था, यानी कि यहाँ पे भी कीटीन बना सकता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास सॉल्वेंट हो, कैसे, जो नॉन पोलर है, CH डाइक्लोरोमीथेन या फिर CCl4 जैसे, तो ऐसे वाले केसेस में आपको CH इंसर्शन करनी है। ये अपना क्या बोलते हैं, कीटीन नहीं बनानी। लेकिन अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो आपको कीटीन बनानी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो CH इंसर्शन वाला पार्ट हो गया। फिर अगर आपको पास CH इंसर्शन से आपको चॉइस है कि 5 मेंबर रिंग बनेगी या फिर 6 मेंबर रिंग, तो आपको 5 मेंबर रिंग को प्रेफरेंस देना है। फिर आपको वहाँ पे वो बॉल्डविन रूल के अकॉर्डिंग सोचना है। वो चीज़ हम मैकेनिज्म में भी डिस्कस करेंगे। अब एक बार अगर यहाँ पे कीटीन बन गई तो उसके बाद आती है कीटीन वाली रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वाटर दे दिया तो वाटर क्या करेगा, अब कीटीन वाली जो कार्बोनिल ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट, ये यहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, वापस आएगा यहाँ पे, और ये वाला निगेटिव बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे C के ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे अपना ये डबल बॉन्ड O और अपना यहाँ पे OH, इस तरह से लगेगा, जो बाद में वर्कअप के बाद हमें ये वाला प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक कार्बन जो था इसमें एक कार्बन इंक्रीज करके एसिड बन गया। कब, जब वाटर यूज़ किया कीटीन के ऊपर, इसको बोलते हैं वल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगी और एसिड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद कीटीन, तो इसको बोलेंगे वल्फ रीअरेंजमेंट। सिमिलरली अगर यहाँ पे वाटर की जगह पे अगर हम अल्कोहल यूज़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो H2 है उसकी जगह पे OR होता है, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज करके ईस्टर बन जाता, तो इसको बोलेंगे अर्नट ईस्टर रिएक्शन, ठीक है। तो आपको बेसिकली कभी कभी रिएक्शन देखे ना जैम में, उसका नाम भी पूछते हैं, इस करके मैंने इसको लिया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप RnH2 यूज़ करते हो अल्कोहल की जगह पे, तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ईस्टर बना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, उसी तरह से आपका यहाँ पे NHR यानी कि अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इतना सा ही डिफरेंस है, सिर्फ आपको माइंड में ये रखना है कि कब आपकी कीटीन बन रही है, कब आपकी CH इंसर्शन हो रही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आप यहाँ पे भी फंस सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी है ना, गेट 21 में पूछा गया है शायद। तो देखो हमने इतना तो पता है कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होने वाली है। अब आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, यहाँ से कार्बन कौन सी आएगी, CH2, ये क्या होती है, सिंगलेट। और सिंगलेट के केस में हमने देखा है जो भी आपकी अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एज इट इज़ रहेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला मिथिल और ये वाला R ग्रुप यहाँ पे ट्रांस दिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने सिस है। तो जहाँ पे भी ट्रांस दिखा है वो ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन D और B यहाँ पे गलत है, क्योंकि सिंगलेट कार्बिन है, अल्किन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं आने वाला। सिर्फ आपको देखना है कि SiMe2PH ग्रुप अगर वेज पे है तो साइक्लोप्रोपेनेशन जो है वो कहाँ से होगी। अब आप ये मत कंसिडर करो कि हमें पता है कार्बन सिलिकॉन कार्बन के फैमिली का है, वहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे इसकी लोन पेयर तो है नहीं, तो ये तो असिस्ट नहीं करेगा कि इसके साइड से आ जाए, यानी कि वेज से साइक्लोप्रोपेन होने के चांसेस है नहीं, यानी कि सही ऑप्शन वैसे भी डायरेक्टली ऑप्शन ए मार्क कर सकते थे। लेकिन ना इसमें दूसरी चीज़ है, इसमें आप इस वाले फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब साइक्लोप्रोपेनेशन जो है वेज से हो रही है या फिर डैश से। तो इसमें आपको यूज़ करना है हुक मॉडल, ठीक है, हुक मॉडल, जो अगेन हम जब मैकेनिज्म वाले पार्ट में फेल्किनहेन मॉडल पढ़ेंगे, क्रैम्स कॉनफोर्थ मॉडल पढ़ेंगे, वहाँ पे हुक मॉडल भी मैं आपको बताऊंगा। फिर भी अभी के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे देखो, जब भी आपको अल्कीन की इपोक्सिडेशन या फिर साइक्लोप्रोपेनेशन करनी है तो आपको यहाँ पे ये अगर कायरल सेंटर है ना, तो क्या करना है, देखो जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मिथिल है, कार्बन डबल कार्बन है, इस वाले कार्बन के ऊपर फेज पे आपको दिखाया है बल्कि ग्रुप, ठीक है, SiMe2PH, और इन प्लेन दिखा है मिथिल और डैश पे आपका हाइड्रोजन है। तो आपको ऐसे वाले केसेस में क्या करना है, जो आपका स्मॉल ग्रुप है ना, अब ये हमारा क्या है लार्ज, ये आपका स्मॉल और ये आपका मीडियम, तो जो स्मॉल ग्रुप है उसको इन प्लेन ले आना है। अगर मैं उसको इन प्लेन ले आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को इन प्लेन ले आया तो क्या होगा, सिलिकॉन थोड़ा सा और रोटेट होकर यहाँ पे वेज पे चला जाएगा और मिथिल अपना यहाँ पे डैश पे, सिलिकॉन है यहाँ पे अपना मिथिल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, स्मॉल ग्रुप को इन प्लेन ले आए जो, और जो इपोक्सिडेशन या फिर साइक्लोप्रोपेनेशन करेंगे वो मीडियम ग्रुप की साइड से करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो इपोक्सिडेशन आएगा वो किस साइड से आएगा, डैश से, क्योंकि मीडियम ग्रुप यहाँ पे डैश पे चला गया। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट सही ऑप्शन ये हुक मॉडल के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुक मॉडल में आपको ध्यान में क्या रखना है, स्मॉल, लार्ज और मीडियम ये नंबरिंग करनी है, स्मॉल ग्रुप को इन प्लेन ले आना है और आपको जो इपोक्सिडेशन या फिर साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो मीडियम साइड से करनी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना सिंपली ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, दिया भी हुआ है यहाँ पे, ये जो कार्बिन है क्या है, सिंगलेट कार्बिन है, बाकी ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। सिंगलेट कार्बिन है तो वहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट तो छोड़ दो, पी और क्यू दोनों भी क्या है, मेजर है, पी और क्यू दोनों भी मेजर है। तो दोनों में भी क्या होना चाहिए, जो अल्कीन है जो यहाँ पे ट्रांस है वो ट्रांस ही रहना चाहिए क्योंकि हमारे सिंगलेट कार्बिन है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो क्या किया है, यहाँ पे इसको सिस किया है, यानी ये गलत है। पी और क्यू में से दोनों में किसी में भी दो मिथिल ग्रुप्स सिस नहीं आएगी क्योंकि ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेंगे। यहाँ पे इसको किया है, यहाँ पे देख सकते हो इसको किया है तो इसको भी काट देंगे। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो क्यू को इन्होंने मिथिल ग्रुप सिस किए, यानी कि ये भी नहीं होगा, सही ऑप्शन हमारा बी होगा जिसमें दो मिथिल ग्रुप्स पी और क्यू में दोनों में भी ट्रांस रहेंगे। सही ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कार्बिन। कार्बिन में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी, सिंगलेट कार्बिन कब बन रहा है, ट्रिपलेट कार्बिन कब बन रहा है। ट्रिपलेट अगर आ रहा है तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, सिंगलेट अगर कार्बिन है तो अल्कीन के ऊपर एडिशन करने के बाद वहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। कब सिंगलेट बनेगा कब ट्रिपलेट बनेगा ये ध्यान में रखना है, जनरेशन कैसे करना है ये भी ध्यान में रखना है। अब हमारे पास आता है बेंजाइन, ठीक है। तो बेंजाइन के केस में बेसिकली बेंजाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपने देखा है, ये वाला होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, साफ सीधी बात है। अब एरोमेटिक रिंग के अगर प्रोटॉन निकालने तो NaNH2 या फिर KNH2 जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली होता क्या है, बेंजीन इस तरह से बनता कैसे है, ये वाला है अपना एसिडिक प्रोटॉन, NH2 माइनस इसको निकालेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से बन गई अपनी ये वाली बेंजीन, यहाँ पे OMe, ठीक है। अब यहाँ से ना मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी आप बेंजीन के बारे में सोचोगे तो आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट्स ही माइंड में रखने हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे माइंड में नहीं रखने। क्यों देखना है, जैसे देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना है, जो कार्बन की पी ऑर्बिटल है एक अगर ऐसी होगी तो दूसरी इसको परपेंडिकुलर होगी, तीसरी इन दोनों को परपेंडिकुलर होगी। यानी कि यहाँ पे हम जो ये वाला कॉन्जुगेशन दिखाते हैं ना, उसमें ये वाला बाहर का बॉन्ड जो है वो पार्ट नहीं ले रहा, क्योंकि अगर ये वाला कॉन्जुगेशन जो अंदर हम दिखा रहे हैं वो इन वाले ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के इन वाले ऑर्बिटल के साथ दिखा रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड इन वाले बाहर के ऑर्बिटल से बना है। यानी कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन का बाहर के बॉन्ड के साथ कोई मैटर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो वो मैटर नहीं करेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे अगर इस वाले केस में अगर आप देखोगे ये वाला बन गया है, बाद में NH2 माइनस आप देख सकते हो कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमें देखना है। अगर आप देख सकते हो मेसोमेरिक नहीं देख सकते, इंडक्टिव से देखना है, तो अगर जब NH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि उस वाले नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे इस वाले नेगेटिव चार्ज को ये वाला OMe ग्रुप अपने माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर सकता है। वही अगर ये अटैक यहाँ पे करता और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता तो इंडक्टिव इफेक्ट से इतना स्टेबलाइज नहीं होता, क्योंकि हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इसकी वजह से यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाला आएगा जिसमें NH2 आपका यहाँ पे मेटा पोजिशन पे लग जाएगा, ठीक है। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट केस है, इसमें सिंपली देखा हमने क्या, माइनस आई इफेक्ट। अगर सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे, NH2 माइनस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाल देगा ऐसे, ये इधर ये क्लोरीन बाहर, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको ये वाली बेंजीन, यहाँ पे अपना OH है। फिर आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे ही माइनस आई लगाओगे और NH2 का अटैक मेटा पोजिशन पे करोगे, मेटा पोजिशन पे करके फाइनली आप ये वाला प्रोटॉन ये वाला जो है प्रोडक्ट निकाल दोगे। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो गलत है, इस करके मैंने ये वाली केस ली है, क्योंकि ये वाला फिनोलिक प्रोटॉन है, ये भी तो एसिडिक है। इतना स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज़ करोगे तो फिर ये वाला प्रोटॉन भी यहाँ से निकल के चला जाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है। तो अब आप देख सकते हो जब यहाँ पे अटैक करके निगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके आओगे, यानी कि अब इस तरह का स्ट्रक्चर है,
तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इस तरह से अटैक नहीं करते इस वाले केस में, बल्कि अटैक करेंगे कहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर है ना हमारे पास O- है, तो NH2- का अटैक जो है यहाँ पे करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अपना NH2 और अपना यहाँ पे OH। तो आपको देखना है 2 केसेस है इसमें इम्पोर्टेंट, एक तो यहाँ पे सिंपली माइनस आई देखना है, इसमें आपको इस वाले नेगेटिव चार्ज को भी कंसीडर करना है। तो इस तरह से बेंजाइन की ये चीज़ होती है। और आपको देखना है जब भी आप बेंजाइन के बारे में सोचोगे, आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या किया है, एक तो NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, इधर शिफ्ट करेगा, क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। दूसरी केस, इतना स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो ये वाली कार्बन भी क्या है, एसिडिक है ना, तो ये भी निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होगा, एक तो बन गई हमारे यहाँ पे बेंजाइन, जस्ट मिनट, एक तो आपकी बन गई इस तरह से बेंजाइन, दूसरा आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें एक साइनाइड है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, यानी कि कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1, 2 और 3, यानी कि ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, जिसमें यहाँ पे लगा है साइनाइड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ये बाकी का स्ट्रक्चर। तो फाइनल प्रोडक्ट आप ही देख सकते हो, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन C रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो बाकी कोई तो इसमें है नहीं उस टाइप से, कोई भी ऑप्शन उस टाइप से है नहीं। इसमें इन्होंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे NH2 का अटैक जो है यहाँ पे दिखा है, लेकिन ये वाली चीज़ आपको देखनी है ना कि ये भी तो प्रोटॉन एसिडिक था, वो भी निकलेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे इस तरह से अटैक दिखाएगा और प्रोडक्ट जो बनाएगा हमारा ऑप्शन C सही बनाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फंस जाते हैं। जैसे देखो, अब अगर आप एसिडिटी की बात करोगे, ये वाला प्रोटॉन है और ये वाला प्रोटॉन है, तो इन दोनों प्रोटॉन में ज़्यादा एसिडिक कौन है, इस वाले नाइट्रोजन के -I इफेक्ट की वजह से और इधर के क्लोरीन के -I इफेक्ट की वजह से ये वाला प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है ना, ये वाला प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसको निकलना चाहिए था। ठीक है, तो NH2- जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ये इधर शिफ्ट करके ये इधर करके बेंजाइन, बेसिकली हमारे पास पहले बेंजाइन कौन सी आनी थी वो देखो, बाद में देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली बेंजाइन हमारे पास आनी थी। ठीक है, और जब ये वाली बेंजाइन आएगी तो NH2 का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोडक्ट लगा दोगे, ऑर्थो और मेटा पे, यानी कि आप ऑप्शन B को सही कर सकते थे। ठीक है, इस अप्रोच से, क्योंकि ऑप्शन A और D तो वैसे भी कटने हैं, क्योंकि दो NH2 ग्रुप तो एक ही इसमें लगने नहीं है। ठीक है, या तो ऑर्थो पे होगा या फिर मेटा पे या फिर पैरा पे, जैसे कि बेंजाइन बनेगी, लेकिन दो NH2 ग्रुप एक ही इसमें आने नहीं है, इसकी वजह से ऑप्शन A और D तो वैसे भी कटने हैं। अब B और C में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो अप्रोच मैंने बताई, इसे अप्रोच के अकॉर्डिंग आप ये वाले ऑप्शन को मार्क करोगे, लेकिन ये वाला यहाँ पे होता है गलत, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन केस होता है, बहुत स्टूडेंट को इससे कन्फ्यूजन होती है। देखो, ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है, अगर ये निकलता, ये वाला प्रोटॉन जैसे हम बोल रहे हैं ज़्यादा एसिडिक है, जस्ट मिनट, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन जो बोल रहे हैं हम ज़्यादा एसिडिक है, अगर ये यहाँ से निकलता तो जो आयनन बनेगा, हमने क्या देखा है, आयनन की भी तो स्टेबिलिटी देखनी है, ये इस तरह से बन जाता है, यानी कि ये क्या है, इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे लोन पेयर इस तरह से है और यहाँ पे ये वाली नाइट्रोजन की लोन पेयर भी है, तो हो क्या जाता है, नाइट्रोजन की और इस वाले कार्बन के जो निगेटिव चार्ज की मतलब लोन पेयर है ना, उनमें रिपल्शन हो जाता है, इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं बनता। ठीक है, ये इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं बन पाता, इसके वजह से इन दोनों प्रोटॉन्स में जो चॉइस है, तो इस वाले प्रोटॉन को NH2 जो है एक्सट्रैक्ट करता है और इधर बॉन्ड शिफ्ट करके क्लोरीन को बाहर निकाल के जो सिलेक्टिवली जो बेंजाइन बनाएगा वो कौन सी बनाएगा, ये वाली बेंजाइन बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक बार NH2 का अटैक यहाँ पे हो सकता है या फिर अटैक यहाँ पे हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग मिक्सचर ऑफ मेटा और पैरा मिल सकते हैं, इसकी वजह से हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पे C होता है। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट कौन सा क्लियर कर लेना था कि इन दोनों लोन पेयर की वजह से इस वाले प्रोटॉन को एसिडिक होने के बाद भी बेंजाइन हमारी ये वाली नहीं बनी है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे C सही है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे कवर होते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बिन और बेंजाइन। लास्ट में हमारा मतलब है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब फ्री रेडिकल के केस में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते,
आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, देखो जब भी आपके पास कोई इस तरह से सबस्ट्रेट दिया है यहाँ पे, ठीक है, और एरो पे आपको एक तो दी होगी फोटोकेमिकल कंडीशन, या फिर कभी कभी मेंशन भी नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास AiBN BU3SNH ऐसे कुछ करके दिया है तो आपको समझ लेना है कि रेडिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, फिर इनका रोल क्या है और क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो देखो AiBN यानी कि क्या होता है, AiBN का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड N। अब जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इनके स्ट्रक्चर का, इनके मैकेनिज्म का कुछ भी यूज़ नहीं होगा, आपको सिर्फ कंक्लूडली इतना ही ध्यान में रखना है कि फाइनली मुझे बताना ये है कि रेडिकल रिएक्शन में बेसिकली ये वाले बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ से ये रेडिकल बनता है। सिमिलरली ये वाले बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, ये रेडिकल बनता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इनको करने के लिए ये चीज काम करते हैं AiBN और BU3SN। वो किस तरह से एक बार देखो, फिर आपको मैकेनिज्म का यूज़ एग्जाम में कोई भी नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप और ये साइनो ग्रुप, अगेन यहाँ पे ये 2 मिथिल ग्रुप्स और एक साइनो ग्रुप, इस तरह का स्ट्रक्चर है। आपको दे देंगे फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर हीटिंग कंडीशन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर है, इनका रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के रिपल्शन की वजह से नहीं बोल सकते, बल्कि यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है तो 2 स्टेबल रेडिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, और N2 गैस भी रिलीज हो रहा है। हमें पता है किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, वहाँ से अगर गैस रिलीज होता है तो यहाँ से N2 गैस रिलीज होगा और 2 कौन से रेडिकल मिलेंगे, 2 मिथिल ग्रुप है यहाँ पे और एक साइनो ग्रुप है, ये वाला रेडिकल, ऐसे 2 मिल गए, एक तो ये वाला प्लस आपको N2 गैस रिलीज होगी यहाँ से, यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। अब ये वाला जो बन गया है ना, ये क्या करता है, BU3SNH जो है हमारा यहाँ पे BU3SN और H, तो इससे ये वाला H रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बना देता है BU3SN रेडिकल। अब ये भी क्यों होता है, क्योंकि 3 और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो होता है वीक और ये जल्दी से टूट जाता है और ये वाला रेडिकल बन जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि BU3SNH रेडिकल बन गया। अब जनरली आपको कोई भी सबस्ट्रेट जो देते थे ना, उसमें आपको इस तरह का सबस्ट्रेट देखने को मिलेगा कि अल्किल हैलाइड का बॉन्ड है और एरो पे आपको ये BU3SNH AiBN फोटोकेमिकल कंडीशन दे देंगे और फाइनली आपको प्रोडक्ट में Br के जगह पे हाइड्रोजन दिखेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, SN और H का बॉन्ड वीक होता है और 3 को एफिनिटी होती है हेलोजन के साथ। तो इसकी वजह से होगा क्या, जैसे ही AiBN से ये वाला रेडिकल बना, इससे ये वाला रेडिकल बना, ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि सबस्ट्रेट में आपके अल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पे SNH का बॉन्ड वीक था, 3 और हाइड्राइड का बॉन्ड जो था वीक था, उसी तरह से 3 और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ये ब्रोमीन रेडिकल को निकाल लेता है। तो क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको ये वाला रेडिकल आपका जो अल्किल रेडिकल है प्लस आपको मिला BU3SN और इसके साथ Br। तो अब ये 3 और हैलोजन जो है इनकी एफिनिटी अच्छी होती है, ये बॉन्ड बन जाता है, ऊपर से यहाँ से जो वीक बॉन्ड था 3 और हाइड्रोजन का वो टूट जाता है। ये इस वाली रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। अब जैसे ये रेडिकल बन गया, आपके रिएक्शन मिक्सचर में अगेन BU3SNH और भी है, तो ये क्या करेगा, रेडिकल यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला होमोलिटी इस तरह क्लीव हो जाएगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आपके पास सबस्ट्रेट में इस तरह से कार्बन हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो, कार्बन सेलेनियम, कार्बन नाइट्रोजन अगर बॉन्ड से NO2 वाले, तो इनके केस में अगर एरो पे आपको AiBN BU3SNH और फोटोकेमिकल कंडीशन दिखती है, तो सिंपली ये वाले बॉन्ड यहाँ से क्लीव होके इनका यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH और CH, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये आपको मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू बता दिया है, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा, सेलेनियम के साथ भी वही होगा, NO2 ग्रुप के साथ भी वही होगा। अब रेडिकल के केस में इतना ही है, सिर्फ आपको देखना है कि जैसे हमने कार्बन एंड कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी देखी, रेडिकल की स्टेबिलिटी अगर बात करोगे आप, तो रेडिकल जो होते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। एक तो रेडिकल क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल और वेरी हाई रिएक्टिव स्पेसिस होती है। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग करता जाता होता है, तो वो अनस्टेबल स्पेसिस होती है लेकिन न्यूट्रल स्पेसिस होती है। और जैसे मैंने बोला कि
ESR इनएक्टिव होते हैं कार्बन आयन कार्बोकेटाइन, उसी तरह से जो फ्री रेडिकल होती है ना वो ESR एक्टिव होती है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। और इसका जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है वो होता है कॉन्जुगेशन। जैसे आप देख सकते हो ये वाला रेडिकल है, अगर हम इस तरह से रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, इस तरह से होमोलिटिकल क्लीवेज और रेडिकल ये यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन जब फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी ये वाला रेडिकल यहाँ पे आएगा। अगेन लास्ट स्टेप में यहाँ पे इसको हाइड्रोजन दे दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन रेडिकल दे दिया है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनने की या फिर ये वाली रिएक्शन होने की रेट कब ज़्यादा होगी, जब ये वाला सब्सटीट्यूएंट कुछ इस तरह से होगा। अगर जेड हाइड्रोजन होगा हमारा तो रेट कम रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन करने वाले जो ग्रुप आएंगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो जेड है जितना कॉन्जुगेशन के थ्रू रेडिकल को स्टेबलाइज कर सकता है उतना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसको कॉन्जुगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कि रेडिकल को खींच सकता है इधर कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो इसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में पूछा गया था। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था ये Bu3 चाहिए था, ठीक है, Bu3 SNH AiBN और हीटिंग या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन आपको दिया जाए। या बेंजीन क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, बेंजीन के यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, मैंने बताया था SN और H का बॉन्ड वीक होता है, ब्रेक हो जाएगा, Bu3 SN रेडिकल बन जाएगा और SN 3 को होती है हेलोजन के लेके एफिनिटी, तो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकल क्लीव हो जाएगा, ये हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो अपनी है यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे अपना कार्बोनिल है, यहाँ पे अपना COOCH3 है, 1 2 3 4 और 5th कार्बन पे 1 2 3 4 और 5th कार्बन पे रेडिकल, ठीक है। अब आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस में टोटली सारे कार्बन की रिंग बनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कार्बन बॉन्ड को इस तरह से होमोलिटिकली अगर क्लीव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक तो ये वाला रेडिकल बन गया, बाद में बाकी का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एज इट इज़ है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th कार्बन पे ये इस तरह से अपना COMe। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जो रेडिकल बना है ना ये वाला, ये स्टेबल है, ये कॉन्जुगेशन के थ्रू इस वाले COMe के ग्रुप के साथ स्टेबल है, इसकी वजह से ये वाली चीज़ हुई। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल होमोलिटिकली कंबाइन हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे COCH3 जिसमें एक रेडिकल यहाँ पे बना है और बाकी का जो स्ट्रक्चर है आपका कुछ इस तरह का है। अब ये रेडिकल लास्ट में Bu3 SNH से H लेगा और यहाँ से ये इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये वाला रहेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। रिंग में डबल बॉन्ड आने का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आयोडीन को हटाया नहीं इसने, इसकी वजह से ये भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा रेडिकल वाला पार्ट। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेडिकल कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल होता है। इसका यूज़ आपको होगा जब आप फोटोकेमिस्ट्री में जैसे डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट पढ़ोगे या फिर कोई भी रेडिकल वाली रिएक्शन पढ़ोगे, तो आपको यूज़ होगा कि रेडिकल कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा ये कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन करने वाला ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट रहेगा। और कार्बन हेलोजन, कार्बन सेलेनियम, कार्बन नाइट्रो जो बॉन्ड्स है वो क्लीव हो जाते हैं Bu3 SNH के साथ और ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेंजाइन में ये वाले केस, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा रेडिकल और साथ ही साथ जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है जो भी चीज़ें मैंने बताई है, जैसे जैसे डाइनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट में किस तरह से आपको सॉल्वेंट वाली केस याद रखनी है या फिर बेंजाइन में आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखना है, तो ये ऐसी वाली चीज़ें हैं जो रिपीट होती है एग्ज़ाम में। तो आपको ये वाली चीज़ें प्रैक्टिस करके जानी है, आपको इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये वाला लेक्चर। हैप्पी लर्निंग गाइस।